बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज की किस्मत और फैसलों पर मुसल्लत अशराफिया तसल्लुत के तसलसल के लिए कभी एलामिये और कभी शेड्यूल जारी करती है कि आने वाले दिनों में कब क्या होगा। नस्ल दर नस्ल शौक़ हुक्मरानी जहाँ खिदमत से ज्यादा जिद बनती जा रही हो, वहीं सियाहबख्ती अवाम का मुस्तकिल मुकद्दर भी बनी हुई है। एक बार फिर बिसात बिछाई जा रही है, मोहरे और प्यादे भागे फिर रहे हैं और बरसरे इख्तदार आने के लिए जुगाड़ और तदबीरें बराबर जारी हैं। मगर वतन अजीज की उम्र अजीज का निफ्स से ज़ायद दरसा हुक्मरानी के जौहर दिखाने वाले आज भी गा, गी और गे के सुहाने ख्वाब ही बेच रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात यह है कि नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। कहते हैं अवाम को सब्ज बाग झूठे ख्वाब नहीं दिखाता। अवाम 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे। अवाम को खुद अपनी सजाओं का खात्मा करना होगा। रुपए की कदर मिट्टी में क्यों मिला दी गई? सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ पुरानी मुक़्तदरा पर तनकीद और नई के साथ चल रहे हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पीटीआई इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम पीटीआई पर लग चुका है। नून लीग का इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी हमले की तरबियत रोक दी। इंतखाबात इंतजामिया से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए लगते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सवाल यह है कि एक तरफ तो सियासी जमातें बर वक्त इंतखाबात चाह रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ फोरम्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं। क्या यह अजीब बात नहीं है? प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करेंगे कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। साइफर केस में मुल्ज़िमान का फर्द जुर्म आयद न होने का मौक़िफ़ मुस्तरद। तो दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा शेर अब्दुल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। सवाल यह है कि क्या बानी और पीटीआई की मुश्किलात में कमी मुतवक्के है और सियासी पकड़ धकड़ का सिलसिला कब थमेगा? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीब वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा। मैं आपसे आगाज़ करूंगी शनीला अम्मार साहिबा। जिस तरह से हम नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, उनके बयानात हैं, कल भी हमने सुने, आज भी, किससे अपने दुखों का मदावा चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? अवाम से और अच्छा। जो उस एस्टैब्लिशमेंट से, उस जुडिशरी से जिन्होंने पूरी एक प्लानिंग के तहत उनको इक़्तिदार से निकाला था। यानी आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रख दिया है? अवाम की अदालत में रख दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता किसी से, लेकिन जो अवाम है उनको जो दुख पहुंचाया गया, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वो अपने इंतकाम ले सकती है उन तमाम लोगों के खिलाफ वोट डाल के कि जो जिन्होंने ये हाइब्रिड रिजीम यहाँ पे मुसल्लत की थी। अगर नवाज शरीफ साहब को दोबारा मुंतहिब किया जाता है तो ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा होगा कि जिन्होंने उनको इस सिस्टम से निकालने की पूरी कोशिश की थी। देखिए, आज बात कर दी जाती है ना कि उनके केसेस आ रहे हैं, डील होगी, उनको रिलीफ मिल रहा है। सबसे पहले जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनको जमानत दी थी एमन फील्ड में, जब इमरान खान ही का दौर था, तो उस वक्त की जजमेंट अगर पढ़ लें तो उसके अंदर भी बता दिया गया था कि ये केस तो बनते ही नहीं थे, जिसपे जस्टिस आसिफ खोसा को बहुत गुस्सा भी चढ़ा था कि आपने जमानत के केस के अंदर ये फैसला ऐसा क्यों लिख दिया जिससे कि जब वो अपील में जाएंगे तो केस नहीं रह सकेगा। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक का जो बयान था वो सामने आ गया। जज अरशद मलिक को दो फैसले लिख के दिए गए थे, एवन फील्ड का, अल अजीजिया का भी और हिल मेटल का भी। उन्होंने हिल मेटल में उनको, जिसमें के बेटे से तनख्वाह न लेने पे उनको नाअहल किया गया था, उस वाले में उनको बरी कर दिया, और अल अजीजिया वाला जो था उसमें उनको सजा सुना दी। वो फैसला पढ़ दिया गया जो उनको लिख के दिया गया था, उनका फैसला नहीं था वो। आज भी अदालत के अंदर देख लें कि जब बात हुई है तो क्या कौन से कागजात आ रहे हैं, फोटो स्टेट्स कॉपियां आ रही हैं। आपने लंदन जाके उसको चेक नहीं किया, जिस पोर्ट से सामान नहीं गया उस पोर्ट से जाके तस्दीक की जा रही है। ये एक मजाक था जुडिशरी के साथ, जो मुल्क के साथ किया गया है। और फिर एक सिटिंग जज को मॉनिटरिंग जज उसके ऊपर लगा दिया कि जाओ जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसले करवाओ। तो सिर्फ उनसे इनको इक्तदार से निकालने का बहाना था, क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ आप केस क्यों कर रहे हैं, जनरल रहील शरीफ को आपने तोसी क्यों नहीं दी? तो सबके बदले तो लेने थे और बदले आपने अवाम से ले लिए हैं। नवाशी को तो चलो आपने निकाल दिया, लेकिन जुल्म तो अवाम के साथ हो ना। एक हाइब्रिड रिजीम यहाँ पे मुसल्लत की गई, जिसने महंगाई को कहाँ पे पहुंचाया, जिसने आपकी बिजली के यहाँ पे कितने मसले खड़े कर दिए। गैस आज इतनी महंगी हो चुकी है और मुल्क में दस्तयाब भी नहीं है। वो एलएनजी लग रही थी तो तकलीफ हो रही थी। कतर जब हमें सस्ती एलएनजी दे रहा था तो शाहिदा खान अब्बासी को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। तो ये सारा अवाम के सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। अवाम 8 फरवरी को आए, आके फैसला कर ले। और अवाम को अब सोचना भी होगा
सोचना होगा कि कब तक आप कठपुतलियां बनेंगे इन लोगों के लिए कि जो आपके मुंतहिब लोगों को गलत फैसलों के जरिए, अदालत के गलत फैसलों के जरिए कठपुतलियां बाधित आवाम करते बनते हैं हैं। शनीला साहिबा? बिल्कुल बनती है ना, अवाम को ये जैसे झूठे बयानियां बना दिए जाते हैं, अवाम के ज़हनों में मुसल्लत कर दिए जाते हैं वो झूठे बयानियां, और उसकी वजह से एक कल्ट पैदा हो जाती है। अब बैठे हैं ना लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो वो कठपुतलियां जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। वागा साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि शर्मनाक जो खेल था वो अब बेनकाब हो चुका है, मुझे नाअहल करके मेरी छुट्टी करा दी गई, और कल भी उन्होंने कहा था कि हिसाब, इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब तो लेना पड़ेगा। क्या कहेंगे, नवाज शरीफ साहब पुरानी मुक्तदरा पर तनकीद कर रहे हैं और नई के साथ चल रहे हैं? देखिए हिना दिल, बात ये है, इन सारे सवालों का जवाब आने वाले इंतखाबात हैं। अगर तो मियाँ नवाज शरीफ का ये सारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ और अवाम ने इसको कबूल कर लिया ज़हनी तौर पर, और अमली तौर पर लोगों ने नून लीग का और मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया, तो उनके ये सारे बयानिए और ये सारी बातें कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, और वो जो अवाम से अब अपनी एक तासुर हासिल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सिंपथी हासिल करें, अगर तो मियाँ नवाज शरीफ की ये सारी बातें सच साबित हुई और अवाम ने इनको मान लिया, तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून आपको नजर आएगी जीतती हुई। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें, कितनी हैरत की बात है कि आज ये जो बयान आया है कि जी पीटीआई जो है वो इंतखाबात नहीं चाहती। भाई बात ये है कि जो जमातें इंतखाबात चाहती हैं वो भी सारी दुनिया के सामने है, और जो नहीं चाहती उनका भी अवाम को पता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेरे दिलो दिमाग में सवालात अंगारे बनकर सुलग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने इंतकाम की कोई बात नहीं करनी, और बड़ी स्मूथ और बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार और बड़े खलूस के साथ हुकूमत में चलाऊंगा अगर वो मुंतखब हुए तो। लेकिन ये जो सुलगने वाले और अंगारों वाले अल्फाज हैं, ये फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अभी अवाम का मूड देखें, अभी लोगों के ज़हनों का रुख देखें, लोग किधर जा रहे हैं, क्या वो उनके इस बयानिए से मुत्तफिक हैं भी या नहीं। अगर तो इमरान खान के दौर में या उससे पहले जो भी, अब देखना उनके भाई बरादर हकीकी का भी तो दरमियान में दौर आया था ना। अब सारी महंगाई का जो जिम्मेदारी है, जैसे शनीला अमार साहबा कह रही हैं, तो वो आप उन 3 सालों पे तो डाल रहे हैं। उससे पहले तो कमाल बिजली सस्ती थी, क्या डॉलर का रेट कम था, क्या पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी, दूध की नहरें बह रही थी, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था। भाई ना पहले कुछ था, ना पीटीआई के दौर में पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ, ना गरीब अवाम के लिए कुछ हुआ, ना आगे इन्होंने कुछ करना है। सारे लोग इक़्तिदार की जंग में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अवाम के हकूक के लिए कोई बंदा बात नहीं करना चाहता। देख लीजिएगा, ये इंतखाबात आ रहे हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ए घोड़ा ते ए घोड़े दा मैदान, ये मैदान लगेगा तो सारी दुनिया देख लेगी कौन जीतता है और कौन हारता है। अगर इनके बयान दुरुस्त हुए तो लोग देखिएगा धड़ाधड़ इनके साथ होंगे। ये सारी बातें आने वाले इंतखाबात पे मुनस्सर हैं। अगर इंतखाबात होने दिए गए, कोशिश करें, अब सारे इदारे कह रहे हैं कि जी 100% इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, और हम भी बार बार जाहिर उनके कहने पे सही है। इस पे करते हैं अगले सेगमेंट में वागा साहब जरा तफसील से बात इंतखाबात के मामले पर भी। सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, अवाम 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे और अवाम को खुद ही अपनी सजाओं का खात्मा करना होगा। क्या लगता है आपको कि एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पुरानी मुक्तदरा पर तनकीद कर रहे हैं और नई के साथ चल रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान में अवाम के हाथों में है एक नया गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसको लाना, सिर्फ अवाम ही ये कर रही है या फिर और भी कुछ है ऐसी ताकतें? देखिए, काश इस मुल्क में अवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का इख्तियार। हाँ। बात यह है कि अवाम कुटपुतली बनते हैं या सियासतदान कुटपुतली बनते हैं। ये नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक के क्या थे? उनको अपना बाप कहते थे ना, और वो उनको अपना बेटा कहते थे। इसी तरीके से उसके बाद जितने भी जर्नैल आए, हर एक सियासतदान ने, चाहे उसमें कोई भी सियासी जमात हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, अब जरदारी साहब हो, सब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर अपना खेल खेला है ना। किसने अवाम का मुकदमा लड़ा है? ये जो कुटपुतली अवाम को कहा जा रहा है, कुटपुतली तो पाकिस्तान की सियासी जमातें और सियासतदान रहे जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार का खेल खेला, कभी किसी के खिलाफ और कभी किसी की हिमायत में,
ये काला कोट पहन के मैं तो नहीं गया था ना, नवाज शरीफ साहब गए थे ना अदालत में जरदारी साहब के खिलाफ। और ये पेट फाड़ के किसने बातें की थी पाकिस्तान में कि जनाब मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा, और बाद में पेट तो फटा नहीं, अलबत्ता 62 खाने की तवाज़ो जो है वो जाती उम्रा में की गई थी। इसलिए हमारे यहाँ जो सियासी मुकदमा है वो कोई अनहोना काम नहीं है। पाकिस्तान की जो सियासत है और जो जमहूरियत है और इंतखाबात है, इसकी तो अभी आजादी की जंग लड़नी है। ये आजाद निजाम कहाँ है मुझे बताइए ना। अभी नवाज शरीफ साहब को इस बात पे तो बड़ा गिला है कि उनके साथ बहुत कुछ ज्यादती हुई है, और हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बिल्कुल तायद करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के साथ कई मामलात में ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ ज्यादतियां उन्होंने भी तो की है ना। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ साजिशें कौन करता था? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो जनरल हमीद गुल के साथ बनाया गया था, वो किसकी साजिश थी मुझे बताइए जरा। और ये जो अभी 16 माह की हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ की, वो मैं तो नहीं कह रहा, वो तो अख्तर मैंगल कह रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि जनाब हम जनरल बाजवा के साथ मिलकर इस हुकूमत के खात्मे में हमने अपना किरदार अदा किया और हमने अपने घाटे का सौदा किया। ये तो उनके इत्तेहादी कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। इसलिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का मसला यह है, एक तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रोमांस करते हैं और उसका मरकजी किरदार शहबाज शरीफ साहब है, और जब जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करना था तो जनाब शहबाज शरीफ साहब रुकावट बन गए, चौधरी निसार रुकावट बन गए। उसके बाद जनाब जनरल मुशर्रफ का एहतसाब नहीं हो सका। फिर जनरल बाजवा का एहतसाब करना था जिन्होंने इनकी हुकूमत को घर भेजा था। फिर जनरल बाजवा के साथ 16 की हुकूमत ले ली। यानी ये तो सियासतदानों के तजादात है। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो वो भी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत किया करते थे और कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी जरूरत है और एस्टैब्लिशमेंट ये और एस्टैब्लिशमेंट वो। अब जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले तो उनको भी पता चला कि जनाब असल खेल क्या है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ भी ये हुआ। पाकिस्तान की जो सियासी कहानी है वो तो देखे ना। अब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू देखें तो वो 90 की दिहाई से बाहर नहीं निकल रहे। अब वो कहते हैं अभी पाकिस्तान की तरक्की अगर किसी ने की है तो मैंने की है, पाकिस्तान की अगर बर्बादी की है तो पीपल्स पार्टी ने की है, पीटीआई ने की है, एस्टैब्लिशमेंट ने की है। और भाई कुछ बर्बादी के अंदर आपने भी किरदार अदा किया, वो भी इतराफ कर लेना। वो क्यों नहीं इतराफ करते कि जनाब पाकिस्तान की सियासी गलतियां हुई हैं और मैंने भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रजी साहब, नवाज शरीफ साहब किससे अपने दुखों का मदावा चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है रजी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही जब तक इस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। शनीला अमार साहिबा, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, ओवरऑल जो अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो उनका बयानिया है, क्या लगता है आपको कि ऐसा है वाकई उनकी जानिब से जो एहतसाब बयानिया है उसकी जानिब अब वापसी हो रही है? देखिए, नवाज शरीफ ने अपने एहतसाब के बयानिए को छोड़ा कब था? अगर हम सिर्फ मीनारे पाकिस्तान की एक तकरीर को लेकर बैठेंगे कि उसके अंदर उस दिन उन्होंने बात नहीं की थी, तो बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने उस दिन बात नहीं की थी। उस दिन उन्होंने वे फॉरवर्ड की बात की थी। लेकिन आज जब उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो वो अवाम के सामने ये बयानिया तो रखेंगे ना कि देखिए मैं बेगुनाह था और मुझे सजा दी गई है और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, मेरी बेटी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। मैं जब भी आती हूँ, सलमान आबिद साहब जनरल जिया के जमाने से शुरू कर देते हैं नवाज शरीफ के सारे गुनाह गिनवाने के लिए। तो पहली बात तो ये कि जब आपके मुल्क के अंदर 10-10 साल मार्शल लॉ रहेगा तो वहीं से सियासतदान जो है निकलेंगे। फिर बेनजीर के साथ जो भी उनके मामला थे तो बेनजीर ने उनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। सियासी जमातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं मिल बैठती हैं और आपस में मामला को तय करती हैं। ये बात कर रहे थे कि इमरान खान को भी इक्तदार से जाने के बाद याद आया, इमरान खान को इक्तदार से जाने के बाद भी ये याद नहीं आया कि मैं दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठूं या मुज़ाकरात कर लूं। वो तालिबान और दहशतगर्दों के साथ बैठने के लिए तैयार थे। जहां बात ये कर रहे हैं कि अवाम को वो कठपुतली कहने का, मैं उस अवाम को कठपुतली कह रही हूं कि जिनको एक बयानिया दिया जाता है झूठा और वो झूठे बयाने के जरिए 2014 का धरना करते हैं, 9 मई का जो है वो अटैक करते हैं फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो अवाम कठपुतली बनती है। वो मीडिया के लोग अवाम के कठपुतली बनते हैं जिन्होंने 4000 प्रोग्राम नवाज शरीफ के ऊपर किए, जिन्होंने दिन रात डॉन लीग्स का डंडोरा पीटा, जो आज भी बैठ के इमरान खान के हाइब्रिड रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे। मैं उनको कठपुतली कह रही हूँ। ठीक है रजी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। अच्छा रजी साहब, एक तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अपने दुखों का मदावा किससे चाह रहे हैं, और दूसरा ये जो कठपुतली वाला मामला है ये तो बताइएगा कि अवाम होती है हर दौर में कठपुतली या फिर हुक्मरान बनते हैं? नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज किया है। वो 8 फरवरी के इलेक्शन जिससे पीटीआई भाग रही है, इस प्रोग्राम के अंदर अकेला खाकसार पहले दिन से कह रहा है कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, पीटीआई इलेक्शन से भागना चाहती है।
और आज पीटीआई जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। और अब हमारे अहबाब जो है, दोस्त जो है, इस प्रोग्राम में बैठ के इस बात का ढंडोरा पीटते थे कि नवाज शरीफ को इलेक्शन सूट नहीं करता, मौलाना फजलुर रहमान को सूट नहीं करता, आसिफ अली जरदारी को सूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो काया ही कलप हो गई, काया ही उलट गई। यानी कि पीटीआई दरखास्त लेके लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची और ये वो लोग हैं कि अगर ये 2 परचम उठा के, अपने झंडे पार्टी के उठा के सड़क पे निकल आए तो उसकी भी वीडियो लगानी वाजिब हो जाती है इनके ऊपर। इन्होंने उस दरखास्त की भिनक नहीं पड़ने दी किसी को, रातों रात डिसीजन लिया और इस बात का मैनेज किया इस बात को कि अगला हफ्ते से छुट्टियां शुरू हो जाए जुडिशरी के अंदर। और जनाब केस रेफर करवा लिया है 5 रुकनी बेंच को। अब 5 रुकनी बेंच छुट्टियों के बाद लगेगा। ये वो पीटीआई है जो कि इलेक्शन का और जिसके हामी तजियाकार इलेक्शन का शोर मचाते हैं, वो इलेक्शन मुलतवी करवाती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। और मीडिया के सामने अली जफर से लेके पंजोता तक कोई ओन ही नहीं कर रहा कि हमने वो पिटीशन दरअसल फाइल नहीं की थी। फिर जब उन्हें बताया कि जनाब वो ओन कर ली है, नहीं वो दरअसल हमारा ये मतलब नहीं था कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। इस पर डिटेल में अगले सेगमेंट में भी रजी साहब हम बात करते हैं। फिल वक्त नून लीग का बयानिया, नून लीग की सियासत क्या देख रहे हैं आप? नून लीग का बयानिया वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो उन्होंने। क्या ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब पुरानी मुक्तदरा पर तनकीद कर रहे हैं और नई के साथ चल रहे हैं? देखिए, हर सियासतदान को ये हक हासिल होता है कि वो किस तरह अपनी सियासत को लेके चलता है। आप उससे इत्तेफाक करते हैं, वोटर उससे इत्तेफाक करते हैं, उसको वोट दें, नहीं इत्तेफाक करते तो उसको मुस्तरद कर दें। कम से कम उन्होंने आसिम मुनीर साहब से ये गुजारिश तो नहीं ना की कि मेरे साथ एक कमरे में बंद हो जाएं और हम फैसला कर लें और उसके बाद जो है बाकी सियासी पार्टियों की छुट्टी करवाएं और मुझे इक़्तिदार के ऊपर मुतमक्कन फरमा दें। कम से कम नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं ना कहा। वो अवाम की अदालत में गए हैं ना, उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने पेश किया है कि 8 फरवरी को एक बड़ी जीआईटी है। उस जीआईटी में अगर आप समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूं तो मुझे बेगुनाह करार दे दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूं तो मुझे गुनाहगार करार दे दिए। यानी उन्होंने इलेक्शन की बात की है, इलेक्शन में खुद को पेश किया है, पिच किया है बाकायदा तौर पे। अब जैसे जैसे कैंपेन आगे चलेगी वैसे वैसे ये बयानिया आगे चलेगा। इसमें किसी के साथ चलने या किसी से दूर भागने की बात ही नहीं है, इलेक्शन की बात है। जिनको इलेक्शन सूट करते हैं वो इलेक्शन में जा रहे हैं, और जिनको सूट नहीं करते वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको सूट नहीं करते। और आज मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर के एक साहब ये भी फरमा रहे थे कि देखिए अब तो इलेक्शन के इल्तवा के अंदर तमाम पार्टियों में कंसेंसस हो गया, भाई बाकी पार्टियों ने तो कोई जुबानी कहा होगा, ऐसे तो अमली तौर पे पड़े गए। चलें ठीक है, इसी पर हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है और नून लीग कह रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही करवाए जाए। इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है और इलेक्शन जल्द कराने का कहती है पीटीआई मीडिया में, लेकिन अदालतों में मुलतवी कराने की पिटिशन दायर कर रही है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। कहा गया सलमान आबिद साहब, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है? देखिए, जिस मुल्क में आइन और कानून बालादस्त होता है ना और इदारे खुद मुख्तार होते हैं, वहां किसी एक जमात की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते। पहली बात तो ये है। अब ये क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन का बाइकआउट चाहते हैं तो बाकी सारे रियासती इदारे जो हैं आइन की कानून की पाबंदी करें और 8 फरवरी को हर सूरत में इंतखाबात करवाएं। एक बात, हालांकि देखिए जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, तो कौन भागा था ये भी अब किसी को सबको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया कि कौमी असम्बली टूटने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, उस वक्त कौन भागा। और ये रिजवान रजी साहब ने अभी मौलाना फजलुर रहमान का शायद इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि पहले अफगान वोटरों का इंतखाब किया जाए फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। और उन्होंने टीवी पर बैठ के एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए तो कोई मसला नहीं है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का आसमा शराजी को दिया गया इंटरव्यू भी सुन ले,
उसमें भी वो कहते हैं कि अगर इंतखाबात पोस्टपोन हो जाएं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के तारीख साज जो उलमाए कराम है और जो कारोबारी हजरात हैं वो भी कहते हैं कि अगर इंतखाबात पोस्टपोन हो जाए और 2 साल के लिए सेटअप बन जाए तो कोई मसला नहीं है। इसलिए बात यह है कि अगर पीटीआई इलेक्शन से फरार चाहती है तो आइन और कानून तो फरार नहीं मांगता ना, आप उसकी पाबंदी करें, छोड़ें पीटीआई क्या चाहती है और पीटीआई क्या नहीं चाहती है। अब असल मसला यह है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे तो ये मामला चला जाएगा। पीटीआई चाहे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है नहीं लेना चाहती वो एक अलग छोड़ दें, बाकी सारी कौम तो लाहौर हाई कोर्ट तो यही कह रहा है ना कि अगर बड़ी जमातों ने नताइज तस्लीम ना किए तो फिर कौम का पैसा जाया होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात हो तो इंशाल्लाह आइन और कानून पे अमल होगा। अगर इलेक्शन पोस्टपोन होंगे तो फिर देखते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है, और पहले भी इलेक्शन नहीं हुए तो कौन जिम्मेदार था और अब भी अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। ये एक चीज हमें समझनी होगी कि आइन और कानून जो है वो पाबंद करता है इदारों को, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है, हमारे यहाँ निगरान हुकूमत क्या कर रही है, ये सब सवालिया निशान भी तो मौजूद है ना। कौन इलेक्शन चाहता है और कौन इलेक्शन नहीं चाहता। पीटीआई नहीं चाहती तो ना चाहे, आइन को बालादस्त हुकूमत तो पर उम्मीद है। नौरला काकड़ साहब कहते हैं कि बलोचिस्तान और केपी में हैं कुछ मसाइल सिक्योरिटी के, लेकिन इलेक्शन का माहौल उन्हें नजर आ रहा है। शनीला साहिबा, जिस तरह से अभी सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे थे, अगर खुदा न खास्ता इलेक्शंस मुलतवी हो गए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उस पर आप क्या कहेंगी? होगी और कौन होगा? देखिए, सलमान आबिद साहब बहुत सी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते, वहां पे एक हुकूमत होती और उसके तहत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वफाक के इलेक्शन हो रहे होते तो उसको कौन मानता? या आप उसके बाद जो हुकूमत है उसको मुअत्तल करके वहां पे केयर टेकर सेटअप लगाते। आपका आइन इसके ऊपर खामोश है। इमरान खान की एक बेवकूफी को जस्टिफाई करने के लिए बोधी दलीलें नहीं देनी चाहिए। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद आपने इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देना था। वहां पे अगर आ जाती नवाज लीग की हुकूमत तो इमरान खान ने क्या अभी वफाक के तहत होने वाले इलेक्शन वहां पे मान लेने थे? कभी नहीं मानने थे। और अगर वहां पे इमरान खान की हुकूमत होती तो दूसरी जमातें जो थी वो धांधली का इल्जाम लगाती, आप अपने इलेक्शन को मुतनाज़ा रखते। आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन इंडिया की तरह मजबूत नहीं है, इसलिए केयर टेकर सेटअप जो था उसका आइन के अंदर उसको दाखिल किया गया हुआ है। लेकिन अगर वो पहले टूट जाती हैं असेंबलियां उसकी और उसके इलेक्शन वफाक से पहले कराए जाए, यहाँ पे आइन खामोश है। इसी वजह से आइन के बहुत से आर्टिकल्स के तहत जो चीजें आइनी तौर पे डिले होती हैं उसको तहफ्फुज हासिल है। दूसरी बात जो होगी कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे वो मर्दमशुमारी की वजह से हुए थे। ये मर्दमशुमारी जो थी किसके दौर में मुकम्मल होनी चाहिए थी? इमरान खान के दौर में होनी चाहिए थी। शुरू किसने करवाई थी? असद उमर साहब ने करवाई थी। तो क्यों नहीं अपने दौर में उन्होंने कंप्लीट करवा के हल्का बंदियां करवा दी थी? तो हर चीज जो है उसको दूसरों पे मलबा नहीं डाल देना चाहिए। अब जो पीटीआई है वो क्यों गई है हाई कोर्ट के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स का लेके कि इनके तहत इलेक्शन नहीं करवाएंगे, यानी कि पहले से आपको हदशात भी हैं। अब हाई कोर्ट ने उनकी ट्रेनिंग जो उसको रोक दिया है, उसकी वजह से 16 दिसंबर को जो स्केड्यूल का ऐलान होना था अब होता है नहीं होता है, वो रुक गया है। तो वो चोरी कर रहे हैं, चोरी करके भी सीनाजोरी करके, और बहुत से लोग उनकी सीनाजोरी को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा रजी साहब, जिस तरह से भी बात की शनीला साहबा ने, तो 2018 में भी तो रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने ही निभाई थी, लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इतराज नहीं किया था। शायद उस वक्त जो था वो रावी चैन ही चैन लिख रहा था और दरिया का धारा बह रहा था। इसलिए अब देखिए पीटीआई का हर जो इलेक्शन है, हर जो फैसला इनके हक में आता है, जिसकी ये मिठाई खाते हैं, जिसपे धमाले डालते हैं, वो इनके गले जरूर पड़ता है। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ये कहना पड़ा कि जो पहले फैसला हमने दिया था उस वक्त हमें अकल नहीं थी, और अब हम जो फैसला देंगे उस फैसले के बिल्कुल बरक्स वो इस सूरत में देंगे कि हमें अकल आ चुकी होगी, हमारी इंटेलेक्ट जो है वो मैच्योर हो चुकी होगी। यानी कि आप अंदाजा फरमाइए कि उन्होंने अपने हमदर्दों को कहां कहां रुसवा नहीं किया। देखिए, एक बात होती है कि मैंने एक बात कह दी और इरादे का इजहार कर दिया, ये छोटे लेवल का क्राइम है। मैं किसी जुर्म के इरादे का भी इजहार करूं, लेकिन मैं यहां पे बकायदा जुर्म करते हुए पकड़ा जाऊं, वो एक और काम है। कानून उसके लिए कुछ और कहता है। पीटीआई इलेक्शन मुलतवी करवाती हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बकायदा रंगे हाथों पकड़ी गई है, और माशाल्लाह ना अली जफर साहब उसको डिफेंड कर पा रहे,
गौहर साहब तो मुकर ही गए। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की। साथ में अली जफर खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं हमने फाइल की थी, लेकिन वो हमारा मतलब ये नहीं था। भाई मतलब ये आपके वकील ने वहां पे आर्गुमेंट किया है, भैया आप इतने पाए के वकील हैं, जज वो कैसे ऑर्डर जारी कर सकता है जो को पिटिशनर के अंदर पिटिशन के अंदर मांगे ही ना गए हो। भाई आपने ये सीख किया है, ये मांगा है हाई कोर्ट से कि ये इलेक्शन के ऊपर स्टे कर दिया जाए, और फिर आपने ये डिमांड किया है कि जी इसको बड़े बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दें, और टाइमिंग इसकी वो चुनी गई है कि अगले हफ्ते से जुडिशरी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, और अगले हफ्ते से कम 15 दिन के लिए लार्जर बेंच दस्तयाब ही नहीं है। मतलब टाइमिंग ऐसी की गई है इस पूरी साजिश की कि अगले 15 दिन के लिए लार्जर बेंच दस्तयाब नहीं है। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये कि इसको ऐसे ही देखा जाए और 15 दिन के बाद जब कोर्ट आए और वो फिर फैसला करे तो फिर उसके बाद देख लिया जाए। लेकिन यहां पे एक और भी वायलेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने टर्न डाउन किया है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर मुनसर है कि क्या वो अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। और मुझे यकीन है कि वो अपने ऑर्डर का पहरा देंगे, अपने हुक्म का पहरा देंगे। ये 14 मई वाले इलेक्शन का वाला हुक्म नहीं साबित होगा, और वो इसका नोटिस लेंगे, भले 184(3) के तहत ही नोटिस ले, और इस मामले को टेकअप करेंगे। क्योंकि यहां तक मेरी याददाश्त साथ देती है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास पेंडिंग रखा था जब उन्होंने 8 फरवरी के ऑर्डर जारी किए थे, तो वो उसको दोबारा टेकअप कर सकती है। वो बेंच भी दस्तयाब होगा, हो सकता है कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये हम तवक्को करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा अपने ऑर्डर का पहरा देंगे। ठीक है नसीब आगे साहब, इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो यही सियासी जमातें हैं बर वक्त इंतखाबात चाह रही हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ फोरम्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं। अजीब बात नहीं है ये? देखिए जो अदालतों की बातें हैं ना, वो तो फिर अदालत पे छोड़ देनी चाहिए। अभी जो शनीला साहबा फरमा रही हैं कि जी आइन उसमें खामोश है कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो और फिर नेशनल असम्बली में भी करवाने पड़े, आइन इसमें बिल्कुल खामोश नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। बात यह है कि अगर उसी वक्त ये काम सीधा कर दिया जाता और बर वक्त इंतखाबात करवा दिए जाते, तो आज पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा हुआ है, IMF का जो ऊपर तलवार है उनकी वो भी खड़ी हुई है, वो इलेक्शन के बार बार मुतालबा कर रहे हैं, पैसे आपको मिल नहीं रहे, पाकिस्तान के मौशी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब इन तमाम हालात को अगर देखा जाए तो इसका वाहिद हल इलेक्शन है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी जमात जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन से भागना नहीं चाहती। इसलिए उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बात को तय कर दिया, यहां तक उन्होंने कह दिया कि इस बात पे कोई बहस भी ना करे कि जी इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने हैं, ठीक है। वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग है, DROs की, डिस्ट्रिक्ट सबकी शुरू हो गई। तो अब इसमें कोई एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन तो रहनी नहीं चाहिए थी। अगर इस तरह की चीज़ें अब अदालतों के सामने आ रही हैं, वो कोई भी जमात हो, वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी, जो भी करेगा, मेरा ख्याल है वो सिस्टम को अब डीरेल करने की कोशिश करेगा। अब खुदारा अब ही कम से कम राह रास्त पे सारे आ जाएं और मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। असल मामला ये है कि एक जमात ऐसी है जिसको फ्री हैंड नहीं मिल रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बड़ी धूम मची हुई थी पाकिस्तान के अंदर, आपके सामने है कि किन के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल से निकलते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं, कितने लोग इस वक्त जेलों में हैं। वो कोई भी पार्टी, अगर इस तरह के हालात पहले नून लीग के साथ हुए थे तो वो भी ज्यादती थी, अगर पीपल्स पार्टी कुचली जाती थी तो वो भी गलत है। देखिए हमें अपने सियासी और अपने जमहूरी निज़ाम को बिल्कुल सही ट्रैक पे लाना चाहिए, और ये जो आए रोज इस तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं, जब तक हम इनसे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस तो होगी। जब सियासतदान अपना निज़ाम खुद खराब करेंगे तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है? भाई निज़ाम तो फिर उन्होंने सीधा रखना है ना। अगर सियासतदानों के हाथ में सारा पाकिस्तान का वो निज़ाम दे दें तो फिर जो हालात होते रहे हैं
वो तो फिर और मजीद खराब होते जाएंगे। लिहाजा इस सारे निज़ाम को ट्रैक पे रखने के लिए और डीरेल होने से बचाने के लिए तमाम जमातों को मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि इंतखाबात बर वक्त हों और होने चाहिए। अब देखना यह है कि अवाम क्या कहती है। भाई अवाम तो चाहती है कि इलेक्शन हो, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। नून लीग ने बाकायदा, जैसे रजी साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इतने दिन से वो रुके हुए थे, अब उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी जानब जो मुल्क की एक और बड़ी पार्टी है, उसको तो इलेक्शन कैंपेन की इजाजत ही नहीं है। चलो उसको इस किसी पे किस्म का हम छोटा करते मोटा हैं, जलसा करने की भी इजाजत नहीं है। सही सही सही। नसीब आगा साहब, आपने जो पॉइंट उठाया है लेवल प्लेइंग फील्ड खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है या नहीं मिल रही है, और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी मुश्किलात जो हैं उनमें कुछ कमी होगी या मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। डिसाइड हुआ है साइफर केस में मुल्ज़मान का फ़र्द जुर्म नायद होने का मौक़िफ़ मुस्तरद। तो दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। सवाल हमारा ये है कि अब बानी और पीटीआई की मुश्किलात में कमी मुतवक्किल है, और ये जो सियासी पकड़ धकड़ का सिलसिला है ये कब थमेगा? सलमान आबिद साहब। देखिए, पीटीआई के लिए तो मुश्किलात हैं, सियासी बुनियादों पर भी हैं और कानूनी मामलात के हवाले से भी हैं। और पीटीआई को भी उसी तरह के अताब जैसे माजी को सामना करना पड़ा था, आज पीटीआई को का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान के लिए इस वक्त हालात साजगार हैं सियासी मामलात में और कानूनी मामलात में, तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। और उनकी पकड़ धकड़ भी जो है उन लोगों की चल रही है। और जब तक इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है उसमें ठहराव नहीं आएगा, उसमें वो खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी और ये जारी रहेगी। इसका खमियाजा पीटीआई को भुगतना भी पड़ रहा है। और जिस लेवल पे अभी जैसे बाबा साहब कह रहे थे, पीटीआई को आज के दिन तक तो इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत उस तरह से नहीं मिलती है जिस तरह से बाकी जमातों के पास है। तो इसलिए ये तो नजर आ रहा है कि पीटीआई के जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो उन पे संगीन किस्म के गद्दारी के, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो भागे हुए हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं या पार्टियां छोड़ चुके हैं। तो इसलिए अब इस मामले में कितने, जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है कल या परसों में, तो फिर देखेंगे कि किस किस्म का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पीटीआई के लिए इंतखाबी मैदान में मिलती है। क्या उनके लोगों को इंतखाबी हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी? क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे? ये वो सवालात हैं। जैसे 2018 में नवाज शरीफ साहब सवालात उठाते थे, या उससे पहले बेनजीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी ने 2008 में उठाए थे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इंतखाबी मैदान सजाया जाता है। इस वक्त तो जाहिर तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात ज्यादा है और उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी जिस किस्म की स्पेस इंतखाबी मैदान में वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं या वो ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त तो लगता ही है कि उनके लिए रास्ते जो है वो महदूद कर दिए गए हैं, उनको दीवार से लगा दिया गया है और उनको किसी भी किस्म की सरगर्मी की इजाजत नहीं है। जो भी इस वक्त जलसा करने की कोशिश करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको अच्छी तरह पता है। और इस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कह सकें कि उनके लिए कोई अच्छी खबर हो। ठीक है, शनीला साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं आने वाले दिनों में उनमें कुछ कमी मुतवक्किल है या फिर मुश्किलात में इजाफा होगा? और जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही? देखें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त बहुत से मीडिया के लोग मांगते हैं, तो मैं 2018, 2017, 2016 के उनके बयान मीडिया पे मौजूद हैं। अब तो आपको पता है हर चीज कैमरे के अंदर मुकैयद हो जाती है और कहीं से वो छुप नहीं सकती है। तो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की जाती थी। जब नवाज शरीफ बेटी के साथ आया था और उनको पकड़ के जेल में डाला गया था, तो बहुत से मीडिया के लोग जो थे ना, वो चैनल पे बैठ के ठट्ठा उड़ा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरह उनको जेलों में डाला गया था। उस सारी ये मुश्किलात, ये पाकिस्तान के अंदर सारा सिलसिला चलता रहता है और उसको थमना चाहिए। आज ठीक है कि इमरान खान की हमायत करने वाले, चूंकि इमरान खान की हमायत करनी है तो उनको नवाज शरीफ की 2018 की 17 की मुश्किलात याद आती है और वो बात करें। उस वक्त ये बात नहीं की जाती थी। उस वक्त टीवी के ऊपर प्रेजेंटेशंस के जरिए समझाया जाता था कि एमन फील्ड में कैसे कैसे जो है घपले किए गए, क्या क्या करप्शन हुई, क्या क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और फिर वो सारे सबूत गायब हो गए। वो सबूत अदालतों में नहीं गए, पता नहीं कहां पे जादू की टोपी पहन के गायब हो गए थे। तो इमरान खान की जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं,
मुझे उनमें से बहुत से मुकदमा जो कानूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे भी तक नाअहल नहीं हुए इमरान खान साहब। उनका जो केस चल रहा है वो है इनकम टैक्स छुपाने का, और उनके कागजात जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जाहिर है कि जो उन्होंने तहाइफ बेचे थे उसके जरिए जो इनकम उनको मिली थी उन्होंने अपने रिटर्न्स में जाहिर नहीं की है। वो आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त उन्होंने ये काम किया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अभी तक वो ताहियात नाअहल भी नहीं हुए हैं बेटे से तनख्वाह न लेने पर। और बात ये हो रही है कि उनकी जो बाकी साइफर वाला है, साइफर वाला जो है उनकी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसके अंदर वो कहते हैं कि उसके ऊपर हम खेल लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उनकी बहन ने कहा कि हम दोनों लोग के ऊपर मुकदमा करेंगे, करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। अगर इमरान खान के साथ साजिश हुई है वो बहुत अच्छी बात है, कह रहे कि मैं जनरल बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा, उनको बुलाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि वाकई कुछ साजिश उनके खिलाफ हुई थी। तो इमरान खान साहब की पार्टी जो थी बानमती का कुंबा था, अगर कोई पार्टी होती, मुकदमा सब पार्टियों के ऊपर होते हैं लेकिन वो डटे रहे थे। इमरान की पार्टी तितर बितर हो गई है, वो इसलिए हुई है कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। 9 मई के ऊपर जो अटैक उनके लोगों ने किया है वो कोई सियासी एहतजाज नहीं था, उसको सियासी एहतजाज कह के उसका दिफा नहीं किया जा सकता। बाकी मैं अभी भी ये सपोर्ट करूंगी कि उनके जो लोग मौजूद हैं अगर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत दी जाए। ठीक है सलमान, आप सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल आई थी तो पूरी मुस्लिम लीग नून का मजमुई हिस्सा जो है वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गया था। आपको भी पता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में किस तरह से मुस्लिम लीग किया गया था। 2018 में भी मुश्किल आई लेकिन लोग छोड़ के उस तरह से नहीं गए थे, स्वाय उन टर्न कोर्ट्स के जो काफ लीग से उनमें आए थे। ऐसा नहीं है, अगर कोई माजी की मिसाल दी जाए तो आप परेशान ना हुआ करें। ये भी माजी की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ, कोई तो अपना 1406 की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं माजी में उन लोगों की मुनाफिकत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करते। आज मैं मीडिया के उन लोगों की बात को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नसीर वागा साहब, बानी पीटीआई को फांसी के फंदे से बचाएंगे, अलीमा खान ने बरतानिया में केस करने का ऐलान कर दिया। क्या लगता है, क्या बानी और जो पीटीआई है उसकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में कुछ कमी आप देख रहे हैं या फिर मुश्किलात में इजाफा देख रहे हैं? मुझे तो एक इस बात की जो खदशा नजर आ रहा है वो ये है कि आने वाले इंतखाबात में शायद टर्न आउट बहुत कम हो वोटर्स का, ये मेरा खदशा है और आज आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगली बात ये है कि अगर आप कोई भी ये समझे कि चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई के लिए मुश्किलात कम होंगी तो ये मेरा ख्याल है दीवाने का ख्वाब है। ऐसा नहीं होना, उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात उनकी बढ़ती जाएंगी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कोई शख्स कागजात नामजदगी लेकर उनके लिए टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये यकीन है कोई अपना नाम जाहिर नहीं कर रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू कर पा रहा, क्योंकि जो बंदा आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए ये कोई भी पार्टी हो, शनीला साहबा, अगर ये मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था तो भी गलत था, अगर पीपल्स पार्टी के लिए, देखिए ये जमहूरी रवायात के खिलाफ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब हमें बस कर देनी चाहिए, बहुत हो गया। अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही तभी तो इंतखाबात में मशकूक होना है। जैसे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर लोगों ने ना माना, बड़ी पार्टियों ने इसके रिजल्ट को ना माना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप ये भी ख्याल रखें कि गैर मुल्की मुबस्सरीन भी पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके भी वीजे वगैरह, अभी मैं खबर पढ़ रहा था, उन्होंने भी आगे मॉनिटरिंग करनी है। पूरी दुनिया में ये रिजल्ट जाने, पूरी दुनिया ने इनके हमारे नताइज को मानना है और फिर IMF ने भी देखना है कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, इलेक्शन सही हुए गलत हुए, हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर ठीक है गलत, ये बहुत सारी चीजें। अब जाहिर है हाईकोर्ट ने तो ये बात कहनी है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री होना चाहिए कि तमाम लोग उसको माने। लेकिन बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान साहब आज तक कभी हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? वही वाला जो जी मैं बिल्कुल उधर, पाकिस्तान का माजी इस चीज का गवाह है कि कभी भी इंतखाबात के रिजल्ट को हारने वाली पार्टी ने माना ही नहीं। वो कहते हैं नहीं जी धांधली हुई है, ये तो गलत इंतखाबात हुए हैं। तो ये जो रवैया है ये अब ख़त्म करना होगा। हम कब तक ये सिलसिला चलाते रहेंगे और इसी ने हमारे मुल्क के निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। अब अगर पीटीआई को आप फेयर एंड फ्री
सिचुएशन नहीं देंगे, आप उन लोगों को बाहर आने दें, उनको मौका दें कि जी आए आप इलेक्शन करें, वरना नून लीग या मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो भाई उनके पूरे 4 सालों 5 सालों जब तक एक ही सवाल रहेगा जी उनको मौका नहीं दिया गया इलेक्शन लड़ने का, लिहाजा ये इलेक्शन ही गलत है और ये वजीर आजम ही फेक है। हमें ये लफ्ज अपने किसी भी पाकिस्तानी वजीर आजम के लिए नहीं सुनना चाहिए। खुदारा हमारा निजाम चलना ही तब है अगर हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए आज जैसे मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है लाहौर से, भाई ये कितना बुरा वाक़या है। रज़ी साहब ये सारा गलत है। नसीर वागा साहब आप सही कह रहे हैं, रज़ी साहब की जानिब चलते हैं। रज़ी साहब जिस तरह से भी नसीर वागा साहब भी जिक्र कर रहे थे, शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है कब तक चलेगा सियासी पकड़ धकड़ का ये सिलसिला? बात ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल होता है लाहौर के अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रायल होता है कराची लांडी जेल के अंदर और उन्हें 32 साल की सजा होती है, भुट्टो साहब को फांसी होती है। बेनजीर भुट्टो साहबा चले वो तो पिंडी में सड़क पे शहीद कर दी जाती हैं और अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पंजाब से गिरफ्तार हुए। हमारी मुक्तदरा को अब पुरानी आदतें जरा थोड़ी सी छोड़ना पड़ेंगी। ये शेर अफजल मरवत साहब को केपी के अंदर से भी, डीड में भी, जहाँ पे बाजोड़ में भी, जहाँ पे वो ये तमाम हरकतें बकौल उनके काबिल एतराज कर रहे थे, वहां से भी गिरफ्तार किया जा सकता था और वहां से गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इससे एक नेगेटिव मतलब जाता है और हम इस तारीख को भुगत रहे हैं। एक तो ये बात है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो वकील हैं, अगर उनका कुछ जुर्म है तो उनको अदालत के सामने पेश किया जाए और अगर उनका जुर्म नहीं है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी आज बात वागा साहब ने नहीं कही तो मैंने कहा मैं कह दूं, पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान की गंदुम का 80% उगा के देता है और इस वक्त यहाँ पे खाद की ब्लैकमेलिंग हो रही है। खाद के बाद अब दवाइयों की भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। जो दवाई 500 का पैक मिलता था वो 800 में भी दस्तयाब नहीं है और अगर हम इन तमाम फैक्टर को फैक्टर इन करें तो किसान की जब लागत गंदुम की 6000, 7000 या 8000 रुपए मन हो जाएगी तो फिर उससे हमारे डीसी और एसी बहादुर जो हैं वो रिजर्व प्राइस इस मसले का सलूशन क्या है फिर? इसका सलूशन ये है कि ये सिर्फ अंडर पासेस के दौरे ना फरमाएं जनाब मोहसिन नकवी साहब, या नए मतलब के टाइलें लगवा दी अंडर पास के ऊपर और उसका रोजाना रात को दौरा फरमा लिया, ये ना करें। ये डीसी की जिम्मेदारी है कि वो वहां पे जो कंट्रोल प्राइस है उसके ऊपर इनकी फरावानी यकीनी बनाए और इस वक्त जो है वो अजीबोगरीब किस्म के माफिया इसके अंदर आ गए हैं जिन्होंने, ये नहीं है कि खाद है नहीं, खाद रोक ली गई है, दवाइयां हैं, दवाइयां रोक ली गई है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक है, इंतज़ामिया किरदार अदा करे और इंतज़ामिया को ही किरदार अदा करना भी चाहिए, तो ही इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे आवाम को निजात दिलाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।